नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा पिछले 1-2 साल से एनबीएफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है हमारे देश के अंदर। स्पेशली आपको पता होना चाहिए जो आईएलएफएस का क्राइसिस आया था, डीएचएफएल का क्राइसिस हो गया, यहां पर बहुत सारे फंड्स डाइवर्ट करते हुए देखने को मिला है। और इसी को देखते हुए डीएचएफएल की जो बिडिंग है, आपको पता है कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का प्रोसेस चल रहा था डीएचएफएल के ऊपर, इसको बिडिंग को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि जो बिडर्स थे, मतलब कि जो डीएचएफएल को खरीदना चाहते थे, उन्होंने अपने बोली को कई बार चेंज किया, कई बार नए बिडर्स इसके अंदर आ गए, लेकिन फाइनली ये समाप्त हो गया है। और जो पीरामल ग्रुप है उन्होंने यहां पर जीत लिया है डीएचएफएल को, मतलब कि जीतने का मतलब है बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू यहां पर वो विन कर चुके हैं 37,250 करोड़ रुपीस के आसपास। डीएचएफएल को यहां पर पीरामल ग्रुप के द्वारा खरीदा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो पीरामल विंस रेस टू एक्वायर डीएचएफएल। तो ये पूरा मामला है क्या, डीएचएफएल के साथ ऐसा क्या हुआ था उसके बारे में जानेंगे, प्लस पीरामल को ही ये क्यों मिला इसको भी थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, अक्सर आप सुनते होंगे शैडो बैंकिंग के बारे में। तो एक तो देखिए नॉर्मल जो बैंकिंग प्रोसेस होता है हमारे देश के अंदर, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये तो चलाई करते हैं, ये तो फ्रंट में होते हैं जहां पर सर्विस दिया करते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। लेकिन इसके साथ साथ एक और शैडो बैंकिंग, मतलब कि परछाई जिसको हम कहते हैं शैडो का मतलब यहां पर ये हो गया कोई गलत काम नहीं है, लेकिन शैडो बैंकिंग का मतलब है कि काम कुछ बैंकिंग की तरह ही है, लेकिन प्योर बैंक के फॉर्म में नहीं है। जैसे बैंकिंग के अंदर कई सारे सर्विसेज होते हैं, लोन प्रोवाइड करना, तो ज्यादातर जो एनबीएफसीज होती हैं वो एक तरह से लोन प्रोवाइड करती हैं। जैसे आपने बजाज फाइनेंस के बारे में सुना होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने जाते हो तो आपने देखा होगा एसी, फ्रिज, इस तरह की चीजों के लिए आपको लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एनबीएफसीज होते हैं जो कि बहुत बड़ी मात्रा में रोल प्ले करते हैं हमारे देश के अंदर। जैसे रियल इस्टेट सेक्टर में होगा, हाउसिंग के लिए अगर आपको कोई लोन चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए लोन चाहिए, हर जगह आपको एनबीएफसीज देखने को मिलेंगे। तो ये जो हम बात कर रहे हैं डीएचएफएल, इसका फुल फॉर्म है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसके नाम से आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या है कि जो डीएचएफएल है वो रियल इस्टेट सेक्टर में था। मतलब अगर आपको कोई घर खरीदना है, इन सब के लिए अगर आपको कोई लोन वगैरह चाहिए तो वो यहां पर फाइनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो प्रॉब्लम आने की वजह से ये इंसॉल्वेंसी में भेज दिया गया। जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था उसके तहत इसकी बिडिंग करनी थी। तो फाइनली आप देख सकते हो आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ बिडिंग एंड काउंटर बिड्स, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो ये भी जान लीजिए जो पीरामल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो भी किस चीज में है, वो भी इसी में ही है। कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस, वो भी एक तरह से फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लोन्स वगैरह चाहिए तो यहां से लिया जा सकता है। तो दोनों एक तरह से सेम सेक्टर से हैं। तो यहां पर पीरामल जो है वो बिडिंग को जीत चुका है और यहां पर वोटिंग के थ्रू, अब ध्यान रखिएगा डीएचएफएल क्या है, हाउसिंग कंपनी है, तो डीएचएफएल के पास भी कहीं से पैसा आना चाहिए ना, तभी तो वो लोन पर दे सकता है। तो पैसा कहां से आता है, वो कई तरह से लेते हैं पैसा, बॉन्ड्स इशू करते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे तो बैंकों से भी वो पैसा लेते हैं। तो उनको कहा जाता है क्रेडिटर्स। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब कि सपोज डीएचएफएल ने पंजाब नेशनल बैंक से पैसा लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया, बहुत सारे बैंकों से पैसा लिया, कुछ इंडिविजुअल से पैसा लिया, तो ज्यादातर जो पैसा लिया है उसकी कमिटी हो जाती है। मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, पंजाब नेशनल बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया था डीएचएफएल को, क्योंकि उनको चिंता की बात है ना, अगर डीएचएफएल डूबता है तो पैसा किसका डूब रहा है, एक तरह से जिन्होंने लोन दिया था। तो हमारे देश के अंदर ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक इनको लोन दिए थे। तो यहां पर अगर वो डूबेगा, अगर उसको कोई नहीं खरीदेगा, तो यहां पर पैसा हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक का डूब जाता है। तो यहां पर जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उन्होंने फाइनली वोटिंग के थ्रू यहां पर पीरामल ग्रुप को कह दिया कि आप ये खरीद लो। और पीरामल ग्रुप ने भी यहां पर अपना कुछ बोली लगाई होगी कि हम इतना रुपए देना चाहते हैं, हम 35,000 करोड़ देना चाहते हैं डीएचएफएल को खरीदने के लिए, हम 37,000 करोड़ देना चाहते हैं। तो जो भी उन्होंने बिडिंग लगाया उसको यहां पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने उसको मंजूरी दे दी। 94% क्रेडिटर्स ने यहां पर मंजूरी दी। सेकंड नंबर पर था ओक ट्री कैपिटल। ओक ट्री कैपिटल भी खरीदना चाहता था डीएचएफएल को, लेकिन उसको 45% क्रेडिटर्स ने ही मंजूरी दी। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, 94% डीएचएफएल। देखिए यहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके आधार पर एक जो क्रेडिटर है, सपोज एसबीआई है, वो क्रेडिटर है, किसका क्रेडिटर है, डीएचएफएल का क्रेडिटर है। तो यहां पर एसबीआई दो लोगों
को चुन सकता है कि पहला प्रेफरेंस मेरा ये होगा पिरामल, दूसरा प्रेफरेंस हमारा ओक ट्री होगा, और जो भी फाइनली यहां पर जीतेगा उसको DHFL मिल जाएगा। तो यहां पर जो है आपका ओक ट्री को 45% लोगों ने वोट किया, क्रेडिटर्स ने वोट किया, और पिरामल को 94% ने किया, इसलिए उसको मिल गया। DHFL के बारे में आप और देख सकते हो दोस्तों, काफी पुरानी कंपनी है, 1984 की कंपनी है, 36 ईयर्स पुरानी कंपनी है ये। फाउंडर राजेश वाधवान, आपने सुना होगा, रिसेंटली अरेस्ट वगैरह भी किया गया था, मैं आपको आगे बताता हूं। तो यहां पर पूरा मामला है क्या DHFL का, तो देखिए अर्लियर 2019 में ये पूरा मामला स्टार्ट होता है। बेसिकली यहां पर DHFL ने जो भी पैसा लिया था, मतलब जो भी पैसा वो लेते हैं और वही पैसे को तो देते हैं यहां पर, तो DHFL ने जो भी पैसा लिया था उस पैसे को यहां पर एक तरह से इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उन्होंने बॉन्ड्स जारी किए थे। DHFL ने अपने कंपनी के बॉन्ड्स दिए थे, और आप क्या कर सकते हैं, पब्लिक है, बैंक्स है, वो बॉन्ड्स को खरीद लेगी और DHFL को उस बॉन्ड के ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो यहां पर 900 करोड़ का पेमेंट करना था DHFL को 2019 में, वो उन्होंने नहीं किया। अब इसको लेकर चिंता बढ़ गई कि DHFL इतनी बड़ी कंपनी 900 करोड़ रुपए पे नहीं कर रही है अपने बॉन्ड्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन यहां पर कंपनी ने कहा कि ये टेम्पररी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कैश का प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने उनके बॉन्ड्स को डी रेटिंग दे दिया, मतलब कि खराब बॉन्ड हो गया है, वो लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए क्या होता है, आगे चलकर यहां पर रिपोर्ट सामने आई कि जो प्रमोटर्स हैं, ये जो वाधवांस हैं, उन्होंने क्या किया था कि जो पैसा पब्लिक से इकट्ठा किया था, पब्लिक से मतलब जो आपके क्रेडिटर्स हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जितने भी हैं, उनसे जो पैसा लिया था उसको डाइवर्ट कर दिया, उसको DHFL में नहीं लगाया है। उन्होंने उस पैसे को यहां पर शेल कंपनीज में ट्रांसफर किया और उस कंपनी के माध्यम से अपने पर्सनल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर लिया, मतलब कि घोटाला हुआ है इसके अंदर। तो वाधवान, जो धीरज वाधवान है, कपिल वाधवान है, इन्होंने गलत काम किया, बेसिकली ये आरोप लगा। और इसी को देखते हुए फाइनली RBI ने डिसाइड किया 29 नवंबर को कि इसको इंसॉल्वेंसी में भेजा जाएगा। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली उस कंपनी की नीलामी की जाती है, उसको बेचा जाता है, और जो भी उससे पैसा आता है वो क्रेडिटर्स को दे दिया जाता है। मतलब DHFL ने जिससे यहां पर लोन लिया था उनको यहां पर वो पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट यहां पर आखिरी में क्वेश्चन आता है कि आखिरकार पीरामल को ही क्यों चुना गया। ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, मैंने आपको बताया, जिन्होंने वोटिंग किया 94% पक्ष में कि पीरामल को ये DHFL देना चाहिए, तो ऐसा उन्होंने क्या ऑफर दिया था। तो देखिए, पीरामल ग्रुप ने कहा कि हम 37,250 करोड़ रुपीस देने के लिए तैयार हैं DHFL को। एंड लेट मी टेल यू कि DHFL जो है बहुत अच्छी, आज के डेट में भी देखोगे तो आप काफी ज्यादा नामी कंपनी है, तो हर कोई उसको खरीदना चाहता है। इवन अडानी कंपनी भी उसमें आ गई थी कि हम भी इसको खरीदना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हुई, प्रकरण हुआ, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन अडानी को फिर बाद में जो है साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि वो बीच में आगे चलकर उसने बोली लगाई थी, इनफैक्ट ज़्यादा बोली लगाई थी। तो यहाँ पर DHFL के जो क्रेडिटर्स हैं उनको यहाँ पर कितना मिलेगा, 37,250 करोड़ रुपीज, जिसमें शुरुआती दौर पर अप फ्रंट कैश आप देख सकते हो 12,700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और बाकी का अमाउंट यहाँ पर जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह हैं उसके माध्यम से दिया जाएगा। मतलब ओवरऑल पीरामल ग्रुप कितना देने को तैयार है, 37,250 करोड़। लेकिन आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ओक ट्री कैपिटल जिसको 45% वोट ही मिला था, वो देने के लिए तैयार है 38,400 करोड़। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने पीरामल ग्रुप को चुना। आप इसको पूरा यहां पर लिस्ट में देख सकते हैं कि अपफ्रंट कैश सबसे मेन कारण, यहां पर दोस्तों कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो आप देख सकते हो कि शुरुआती दौर पर कौन कितना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, तो पीरामल ग्रुप 12,700 देने के लिए तैयार थी, ओक ट्री कितना देने के लिए तैयार थी, 11,700। लेकिन ओवरऑल अगर आप पैसा देखोगे तो ओक ट्री ज्यादा देने के लिए तैयार थी। लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है दोस्तों, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का होता है, वो किसको वोटिंग करते हैं, वो जिसको डिसाइड करेंगे वो जीतेगा। तो यहां पर कई सारे कंसिडरेशन होते हैं। सपोज आज के डेट में ओक ट्री ने तो बोल दिया कि हम इतना देंगे, लेकिन क्या कल के डेट में वो दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, ये सारी चीजें कंसिडर किए जाते हैं। फाइनली जाकर पीरामल ग्रुप जो है वो ये बिडिंग जीत जाता है। और फाइनली हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग जर्नी इसलिए दोस्तों हम बोल रहे हैं कि नवंबर 2019 से ये पूरा रेजोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है। वोटिंग प्रोसेस कई बार हुआ है, 6 बार वोटिंग हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। अब मान लो कहीं आप बोली लगाने जा रहे हो, किसी कंपनी को खरीदने जा रहे हो, तो एक ही बार तो बिडिंग होगा। अब बिडिंग हो गया एक बार, उसके बाद क्या हुआ कि जो बिडिंग में पीछे रह गया था उसने कहा कि नहीं हम ज्यादा पैसा देंगे, तो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसको लगेगा कि हाँ ये ज्यादा पैसा दे रहा है, चलो इसको हम दे दें। तो इसके चलते चलते क्या हुआ, फिर बीच में अडानी ग्रुप भी आ गई, उसने कहा कि नहीं हम जो है हम और ज्यादा पैसा देंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा फंस सी गई थी। तो फाइनली जाकर यहां पर ये पूरी बिडिंग प्रोसेस खत्म हुई है 15 जनवरी को, और 6th राउंड ऑफ बिडिंग के बाद यहां पर जो है पीरामल ग्रुप को ये बेच दिया गया है। तो आई होप कि ये पूरा जो मामला था पीरामल और DHFL, ये क्या चल रहा है न्यूज में, एटलीस्ट आपको एक पूरा आइडिया यहां पर समझ में
आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ओनली। यहां पर आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये बताना है, नहीं है यहां पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।